सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल बहुत ज़ाहिर है अच्छे हैं। बहुत ही बड़ा मुआहदा है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन हुआ है, और क्योंकि आपने शो का आगाज़ ही एक ऐसे पैकेज से कर दिया है जो कि वो इंडिया से रिलेटेड है, और इंडिया में इसके बारे में बहुत बात हो रही है, बड़ा नेगेटिवली बात हो रही है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है ये। उसकी वजह ये है कि अब दुनिया जो है ना वो रीजनल पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है। तो इंडिया को मतलब बजाय कि खुश होना चाहिए था कि इस रीजन में स्टेबिलिटी आ रही है, इस रीजन में बड़े बड़े मुआहदे हो रहे हैं। उनका हमसाया जो कि पाकिस्तान है उनको नहीं पसंद, लेकिन उनका हमसाया है। तो वो अगर सऊदी अरब जैसे बड़े मुल्क के साथ इतने बड़े मुआहदे में जा रहा है तो ये एक पूरे खित्ते के लिए अच्छी चीज़ थी। ये बहुत अनफॉर्चुनेट मामला है कि वो इस बात पे खुश नहीं है। सर बिल्कुल। सर अगेन 17 तारीख को जब ये खबरें आना शुरू हुई और उनका बिल्डअप जो था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा संगीन था कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो थे वो सऊदी अरब का उनका जो विज़िट था वो मुतवक्के था। बट पहले खबर ये आई कि जो उनका जेट है जिस पे वो सफ़र कर रहे थे सऊदी तक, उनको बाकायदा F-15 का सऊदी की तरफ से प्रोटोकॉल मिला। उसके अलावा जब वो वहाँ आए तो जो कारपेट होता है, पर्पल कारपेट, वो सारी चीज़ और सारे मामला जो थे वो हमें नज़र आ रहे थे। और तब ये चेमगोइयाँ शुरू हो गई कि बहुत को बड़ी खबर आने लगी है। अगेन इसका बिल्डअप था और जाहिर है दोनों मुल्कों को तो पता था क्या हो रहा है, और अवाम में कुछ लोगों को तो शायद पता हो, लेकिन तमाम लोगों को नहीं पता था कितनी को बड़ी चीज़ हो रही थी। तो ये जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, ये एक क्यों इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है? देखिए इसका एक ना जो सिंबॉलिक वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर आते हैं। लेकिन मैंने क्यों वो पैकेज जो है वो शुरू में किया, क्योंकि इसके अंदर जो इंडिया का, हिंदुस्तान का जो एलिमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे हमने ये कुछ क्लिप्स देखे कि उनके मीडिया की रिएक्शन क्या थी। अब पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट होगी कि जो भी हमारे डिप्लोमेटिक किस्म की चीज़ें होती, किसी और मुल्क से हमारा कोई मुआहदा होता है, किसी किस्म की बात होती, तो इंडियन मीडिया जो है उस चीज़ को बहुत पिकअप करता है। तो इसके ऊपर उन्होंने तमाम तर चैनल्स ने एक ही बात की कि ये बेसिकली इंडिया के लिए, अब वो कह रहे हैं प्रॉब्लमेटिक है, जैसे आपने कहा होना नहीं चाहिए, बट उन्होंने अपने लिए प्रॉब्लमेटिक इसको बनाया नंबर 1, और दूसरा इजराइल के लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और इसका ज़ाहिर बैकग्राउंड भी है, इजराइल का जो एक हमला था कतर में, वो भी इस चीज़ को, इसके बाद ये सारा कुछ हुआ, तो टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे होता क्या, मैंने लफ्ज़ सिंबॉलिक इस्तेमाल किया। अब इससे होता ये कि ये पैट कहता है कि पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमला है, सऊदी अरब पे हमला जो है पाकिस्तान पर हमला है। और इसके अंदर ये GCC कंट्रीज़ अगर आप ले लें तो उनके अंदर ये पहली एक किस्म की चीज़ हो रही है। नेटो एक इस किस्म की एंटिटी है जिधर नेटो कंट्रीज़ जो होती हैं, अगर किसी एक नेटो कंट्री पे कोई अटैक करता है तो वो तमाम के ऊपर अटैक होता है और तमाम की सपोर्ट पर उनके साथ होती है। तो देखिए इसके अंदर ये एक ना एलिवेशन है एक पुराने रिलेशनशिप की। सऊदी अरब और पाकिस्तान का कोई आजकल का तो ताल्लुक वास्ता है नहीं, एक माजी का बहुत ताल्लुक वास्ता है, हमारा ब्रदर नेशन है, और उनसे एक हमारी फाइनेंशियल अलायंस भी है, एक ट्रेड की अलायंस भी है, और मामलात भी उनके साथ चलते रहते हैं। लेकिन ये डेफिनेटली एक गेम चेंजर है दोनों मुल्कों के लिए, खित्ते के लिए और तमाम GCC कंट्रीज़ के लिए। और जाहिर है इससे जो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा वो तो होगा सो होगा। लेकिन मैं इसके अंदर एक एडिशनल बात करना चाहता हूँ, सऊदी अरब भी एज अ कंट्री, उनकी सॉवरेनिटी अपनी जगह, बट डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान ने अपने आप को दुनिया के अंदर मनवाया है। पाकिस्तान के पास जो हमारी मिलिट्री है, जो पाकिस्तान है, हमारी एयरफोर्स है, हमारी नेवी है, उन सब की जो जॉइंट एक स्ट्रेंथ है वो दुनिया के ऊपर को वाजे है। ये मैं बात नहीं कर रहा कि जो मई में इंडिया के साथ मामला थे वो तो समझ लें उनको हमने मजीद वाजे कर दिया। उससे पहले भी ये दुनिया के अंदर जो लोग डिफेंस को समझते हैं, वेपनरी को समझते हैं, उनको पता था कि पाकिस्तान जो है वो इट्स नॉट टू बी मेडल्ड विथ। वो तो इंडिया की गलती थी, उन्होंने कर ली, उन्होंने देख लिया, फिर क्या वो 6 जहाज़ भी गिर गए और दीगर और चीज़ें भी गिरती रहेगी जिनको वो आज तक नहीं मानते। तो ये इंडिया की जो परेशानी है इसके ऊपर जो, वो तो एक्सपेक्ट टू बी एक्सपेक्टेड थी। अब इसके अंदर जो आगे जाके मामला पाकिस्तान को बेनिफिट करेंगे उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। वो एक फाइनेंशियल नोयत के भी हो सकते हैं, वो एक स्ट्रेटेजिक नोयत के भी हो सकते हैं। अब इंडिया से, भारत से इस किस्म की बातें जो हैं फिर आना शुरू हो गई हैं।
पोस्ट ये फ्लड के मामला जो थोड़े सेटल डाउन हो रहे हैं, उसके बाद से कि जी अब क्योंकि बिहार इलेक्शन भी नवंबर में है, उससे पहले क्या होगा क्या नहीं, हम वापस उस टेरिटरी में आ रहे हैं। लेकिन ये जो बात हुई है ये उसका एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने टाइमलाइन का जिक्र किया ना कि इसराइल के कतर पे हमले के कुछ दिन बाद ही ये मुआहदा हो गया। अब वो जाहिर है इसका उससे ताल्लुक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा, ये मुआहदा इन एनी केस होना था, उसकी वजह से थोड़ा सा पहले हो गया, या ये अपने टाइम पे हुआ। वो हमला जो था कोई जाहिर है एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। बुनियादी बात ये है कि लेकिन इसमें ना एक चीज़ बहुत अहम है, वो ये है कि इस मुआहदे के होने में 6 मई का भी ताल्लुक है। वो जो इंडिया ने बग़ैर किसी वजह के हमला कर दिया ना, और उसके बाद जो पाकिस्तान का रिस्पांस आया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमेशा से पता था कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो बहुत मजबूत है और वो जो है उसके साथ आप मेडल नहीं कर सकते। लेकिन वो बेसिकली एक उस चीज़ की रीइंफोर्समेंट हो गई 6 मई को, 11 मई को जब पाकिस्तान ने रिप्लाई किया कि ये मतलब पाकिस्तान कितनी स्ट्रांग डिफेंस है। तो मतलब इंडिया ने बेसिकली इनकरेज किया है इस सारे मुआहदे को। और आप देखें कि मनमोहन सिंह साहब से पहले इंडिया जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा बुरे हालात में होता था। उन्होंने एक बुनियाद डाली फाइनेंशियल, जिसके बाद से उनकी सिमत थोड़ी बेहतर हुई। उसके आपको असरात नज़र आने शुरू हुए 2005 में कि वो राइजिंग शाइनिंग इंडिया हर तरफ आपको नज़र आना शुरू हो गया। और यकीन करें, पता नहीं इंडिया वाले ना हमारी बात नहीं मानते कि हम इस बात पे खुश थे कि यार चलें खित्ते में तरक्की हो रही है। हम बल्कि मिसालें दिया करते थे कि देखें जी साथ ये हो रहा है तो हमें भी बिज़नेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद वो जो मोदी साहब का जो पीरियड शुरू हुआ, उसके बाद से वो जो डाउन हिल गए हैं, मतलब देखिए ना कि इंडिया जो है वो बार बार कहता है कि पाकिस्तान जो है ना वो ठीक नहीं है। चले जी, हम इंडिया की बात मानने को तैयार हैं, हम नहीं ठीक। तो क्या उनके चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं? अच्छा चले जी, चाइना के साथ भी उनकी तारीख है जंगों की, तो आप चाइना को भी निकाल दें। क्या उनके बांग्लादेश के साथ अब अच्छे ताल्लुकात हैं? क्या उनके श्रीलंका के साथ अब अच्छे ताल्लुकात हैं? क्या उनके नेपाल के साथ अब अच्छे ताल्लुकात? क्या उनके अब अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं? अच्छा, फिर वही बात भाई, यहाँ तो अकेले हम बुरे होते हैं, अब ये है कि पूरी दुनिया बुरी है, एक इंडिया ठीक है। थोड़ा सा ना मतलब सुन के आपको अजीब सा लगता है कि यार ये 2+2 4 नहीं आ रहा इसका आंसर। बाकी बिल्कुल ये पाकिस्तान के लिए सिंबॉलिक और फाइनेंशियल और हर लिहाज से ये बहुत बड़ी। और देखिए, जिस तरह आपने जिक्र किया कि सऊदी अरब हमारा भाई मुल्क तो है ही, हमारा मोहसिन मुल्क है। और आज से कुछ अर्से पहले, मतलब कुछ महीने पहले भी आप ये देखें कि जब एक थोड़ी सी एम्बिगुटी इस तरह की आई कि देखें जी शेल जा रहा है पाकिस्तान से, देखें जी वो एक टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी जा रही है पाकिस्तान से, तो हमने साथ ही सुना कि जी सऊदी कंपनीज पाकिस्तान में आ भी रही हैं और फिर वो लैंड हुई। अच्छा देखें, हम जो FDI मांगते हैं, और मतलब हम नहीं, मतलब इंडिया को भी बहुत ज़रूरत है, पाकिस्तान को भी बहुत ज़रूरत है। और उससे होता क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से होता ये है कि एक जो आपका यहाँ पे लोकल है उस इन्वेस्टर, और जो वैसे भी यहाँ पे जो नेशनल्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उसकी वजह ये है कि एक बाहर से एक एंटिटी अगर इतने डॉलर लेके पाकिस्तान आ रही है कारोबार के लिए, तो उसका मतलब है कि वो जो बिजनेस एंटिटी होती है वो तो मुनाफे के लिए आती है ना। तो वो ये समझती है कि जी मुझे कम से कम 3, 4, 5, 10 साल लग सकते हैं ब्रेक इवन पे आने पे, उसके बाद इसमें से प्रॉफिट मेकिंग होगी, फिर मैं वो प्रॉफिट बाहर लेके जाऊंगा। इसका मतलब है कि ये मुल्क अगले 5, 7, 10 साल बिल्कुल ठीक है, थ्राइव करेगा, बिजनेस जनरेट होगा। अगर ये चीज़ ना होती, इसकी कोई अलामात ना होती, तो कोई बिजनेस एंटिटी बाहर से पाकिस्तान क्यों आती? सो अगेन ये बहुत ही मुस्बत चीज़ है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और इसके जो नेसेयर्स हैं उनके साथ मैं तो किसी भी फोरम पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। मुझे इसकी डाउनसाइड कोई नज़र नहीं आ रही। इसकी डाउनसाइड है भी नहीं। और आपने जो नेसेयर्स की बात की, वो नेसेयर्स कैसे हैं कि डाउनसाइड चूंकि नहीं है तो किसी ने वाजे होकर ये बात नहीं की थ्रू सोशल मीडिया के जी इसके ये नुकसान हैं। अलबत्ता एक ऐसा तबका है हमारे सियासी पस मंज़र में जो इन्होंने इसके ऊपर खामोशी इख्तियार करने का फ़ैसला लिया। और देखिए, सियासत जो है ना, अगेन हम हमेशा कहते हैं अपनी जगह होती है, सियासत के अंदर उसकी स्पेस है बिल्कुल कि आप कर सकते हैं। लेकिन मुल्क जो है और उसकी तरक्की जो है और उसके इस किस्म के मुआहदे जो हैं, उनको तो तमाम सियासी पार्टियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। और नहीं करेंगे आप तो बाद में ये बातें जो हैं फिर याद रहेंगी। देखिए, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे एक पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो एक हर मुल्क में, हर दुनिया में, हर जगह
तब्दीली का शिकार होता है कि जी कभी भी तब्दील हो सकता है निज़ाम, लीडर्स आते हैं जाते हैं, सियासतदान आते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह, लेकिन मुआहदे रहते हैं। अब इसी मुआहदे को किसी और पॉलिटिकल पार्टी को कभी, मैं ये नहीं कह रहा इस गवर्नमेंट को कोई किसी किस्म का कोई मसला है, तो ये बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, ये मुआहदा है, उसकी एक बिल्कुल डेफिनेशन है उस चीज़ की, बट ये मुआहदा है लॉन्ग लास्टिंग, ये कौन से कुछ साल के लिए की है, ये तो बस एक फिलहाल तो टाइमलेस है, इसके अंदर को उन्होंने वैल्यू तो नहीं दी कि इतनी देर के लिए हम करेंगे उसके बाद नहीं करेंगे, तो ये सब ने एंजॉय करना है। तो आज वो वक्त था जब आप इसको ओन करते हैं। बाकी सर आपने इंडिया की जो बात की उसके अंदर देखें, अभी मैं सिर्फ गिन रहा था कि ये क्या हुआ है कि मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान की आप पूरी हिस्ट्री ले लें, इस गवर्नमेंट और इस लीडरशिप जो है हमारी तमाम लीडरशिप, मैं सियासी और बाकी सब की कलेक्टिव एक एफर्ट की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमने इस वक्त जो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं इस खित्ते की हद तक नहीं, मैं ग्लोबल बात कर रहा हूँ, वो बेस्ट पे हैं, वो सबसे अच्छी है। ये ऐसे नहीं था कि आप पाकिस्तान, आप मतलब मैप पे चले जाएं और उंगली रखें किसी मुल्क पे जो इस रीजन में है सिवाय हिंदुस्तान के, जिससे हमारी दोस्ती यारी ना हो, जिनसे हमारे टाइज ना हो, जिनसे अब कोई किसी किस्म का, अगेन ये नहीं कि जी फ़ोन पे या ईमेल पे या किसी स्टेटमेंट से कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मुआहदों से, ट्रेड एग्रीमेंट से, किसी चीज़ से, तमाम से आपके अच्छे ताल्लुकात। इंडिया के आप सिवाय शायद इजराइल के आप नहीं कह सकते उनके कोई बहुत ही स्ट्रेटेजिक और ज़बरदस्त एलाइज है। तो वो जो इकोनॉमी की आपने बात की थी, फिर इतने ज़्यादा जो आपने इकोनॉमी का अपना साइज़ बनाया उसका फ़ायदा आपको क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। आपने फिर अमेरिका की बात की, तो यहाँ से मैं सर हमारी एक दूसरी खबर पे सर, उससे पहले मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, और वो ये है कि यहाँ पे जो नए शेयर्स हैं यहाँ या कहीं भी और, वो इस चीज़ का भी इजहार करते हैं कि जी ये जो पैक्ट हुआ है ये सिर्फ किसी एक मुल्क नेमली इसराइल की वजह से नहीं हुआ, ये कहीं और भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा देखें, इसमें ना एक तो आपने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान ने जो बैलेंस स्ट्राइक की है कि बैक वक्त चाइना, अमेरिका, तमाम मुल्कों से हमारा जितने अच्छे ताल्लुकात हैं, ये एक इतनी बारीक लाइन थी जिसको पाकिस्तान ने ट्रेड किया है कि इस पर जितनी तारीफ़ की जाए कम है और मुसलसल करता चला जा रहा है। दूसरी चीज़ इसमें एक और है कि वो ख़तरा भी बिल्कुल नहीं है। एक तो इसलिए कि पाकिस्तान के तमाम मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात हैं, अभी ईरान तक पे ईरान ने हमारा शुक्रिया अदा किया, अमेरिका ने कहा कि जी ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें पाकिस्तान का बड़ा ही मुस्बत किरदार रहा है, बड़ा इफेक्टिव किरदार है। दूसरा एक और चीज़ कि जो MBS साहब हैं उनके भी आप देखें कि इस साल के शुरू से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है उन तमाम मुल्कों के साथ जहां पे समझा जाता था कि सऊदी अरब जो है वो उनके इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन MBS साहब ने, मैं तो आपको बताऊं इस वक्त दुनिया में दो लोग जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एक शी पिंग और एक MBS, मतलब दोनों का जो विजन है ना वो कम से कम 50 साल आगे का ग्रोथ का और ग्रोथ का सर विद द पॉइंट ऑफ व्यू के उन्होंने अपने मुल्क की जो कोर स्ट्रेंथ्स हैं, वो तो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, उनसे आगे जाके जो माजी में चीज़ें, सॉरी मुस्तकबिल में चीज़ें जो हैं जिनकी ज़रूरत होगी वो आज से उन चीज़ों पे काम करें, तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। सर मैं अब सर वापस आना चाहूँगा इंडिया के ऊपर, क्योंकि एक और ख़बर हमारे पास है और वो भी बहुत ही डेवस्टेटिंग है इंडिया के लिए। जो H1B वीज़ा है जो अमेरिका में आपको वहाँ पे वर्क परमिट बेसिकली होता है, वर्क वीज़ा होता है, कई कैटेगरीज होती हैं वर्क वीज़ास की, लेकिन H1B जो है अगर आप अपने टेक सेक्टर में चले जाएं, सिलिकॉन वैली की बात अगर हो जाए तो उसमें आपको इस वीज़ा की बिना पे आपको काम करने की वहाँ इजाज़त होती है। इंडिया की एक बहुत प्रोफेशनल्स के लिए कई डॉक्टर्स भी इस पे जाते हैं, तो इस वीज़ा की इंडिया को एक बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है जो डायस्पोरा इंडिया का अमेरिका में जाके काम करता है और जो वापस पैसे भेजते हैं, जो रेमिटेंस पे, वो भी ये भी लोगों को लगता है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो रेमिटेंस बड़ी हमारे लिए ज़रूरी है, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमसे, और वो बहुत ज़्यादा रिलाई करती है उनकी इकॉनमी इस चीज़ के ऊपर। तो सर एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, इस वीज़ा की जो फ़ीस है $1000 से $1,00,000 कर ली। मैं आपको थोड़े से स्टैट्स बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा पाए है H1B वीज़ा का, इसके अंदर फिलीपींस जो है वो 0.8% लेता है, इसका जो पाया पूरा 0.9% आपका साउथ कोरिया, 1% जो है वो कनाडा है, 12.5% जो है वो चाइना है, 72.6% 72.6% इंडियन लोग जो है इस वीज़ा को अप्लाई यूज़ करते हैं। ये बहुत बड़ा फिगर है। मैं आपको सिर्फ अगर लास्ट ईयर के फिगर्स बताऊं तो 3,20,790 वीज़ा जो है वो इंडियंस को इशू है। अब इसकी वैल्यू होगी $1,00,000।
अच्छा ये $1000 वाली जो बात है ना, ये आप खुद नहीं देते, जो शख्स वहाँ जाता है वो एम्प्लॉयर देता है वहाँ पे। तो $1000 तो कोई भी एम्प्लॉयर दे सकता है और आपको बुला सकता है, बल्कि वो तो शायद उसको उनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वो एजुकेशन लेवल उनका शायद उतना ही है, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेहनत शायद वो ज़्यादा करें कि उनको अमेरिकन ड्रीम एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। उसके साथ साथ आपका एम्प्लॉयर जो है $1000 देता रहेगा एवरी, इसकी रिन्यूअल फीस होती है हर 3 साल 4 साल, जो भी जितनी देर इसके मिलता है। अब $1,00,000 होगी उसकी फीस। तो अब जिनका रिन्यूअल है उनको भी $1,00,000 देना पड़ेगा, जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं, जो इन प्रोसेस हैं, उनको भी $1,00,000 देना पड़ेगा। तो सर ये एक बड़ी टारगेटेड किस्म की चीज़ है। ये जाहिर है देखा होगा ट्रंप के स्टाफ ने, उन्होंने खुद कि जी सबसे ज़्यादा इस वीज़ा को कौन एंजॉय करता है, वो है ही हिंदुस्तान। तो ये जो सारी बात पहले चल रही थी कि जी अब ज़रा नरमी आई है, अब उनकी मुलाकात होगी, अब सब कुछ ठीक होने लगा, ये बहुत बड़ा डेंट है और ये बहुत वाज़ेह है कि ये किसकी तरफ डायरेक्टेड है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत बड़ा डेंट है। जाहिर है अब जब पॉलिसी साजी होती है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो बहुत डायरेक्टेड अमूमन नहीं हो सकती, क्योंकि आपने तो एक कानून बनाना है, तो फिर कानून को अब जाहिर है इससे अफेक्ट जो है वो कुछ शायद पाकिस्तानियों को भी होगा, मैक्सिकन्स को भी होगा, और भी बस पूरी दुनिया से जो लोग प्रोफेशनल उस पर गए हैं। जिस तरह से आपने कहा कि अब एम्प्लॉयर को ये सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे इसकी वैल्यू फॉर मनी इस एम्प्लॉय की इतनी है कि मैं $1,00,000 एक्स्ट्रा दे सकूं। तो ये बहुत चीज़ है। फिर इसमें जो है ना, अब वैसे भी जो ये क्रैकडाउन चल रहा था, अगेन इट्स अ वेरी ब्रेव एंड बोल्ड मूव बाय डोनाल्ड ट्रंप। उसकी वजह ये है कि दिस हैज़ कम आफ्टर द क्रैकडाउन ऑन इलीगल जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं। और उस इलीगल क्रैकडाउन में हो क्या रहा है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि अमेरिकन इकोनॉमी को भी फ़िलहाल डेंट पड़ रहा है। ज़ाहिर है ट्रंप साहब तो ये इसलिए कर रहे हैं कि बाद में इंटरनल नौकरियां अंदर के लोगों की बढ़ेंगी, बट हो क्या रहा है कि फौरी तौर पर इफेक्ट किस तरह पड़ रहा है कि जो वहाँ पे इलीगल वर्कर था वो अब स्पेंड नहीं कर रहा, वो सेव कर रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता कि किस दिन निकल जाऊंगा। अच्छा, पहले वो सेव भी जो करता था वो अमेरिका के अंदर करता था, अब वो कह रहा है कि किसी दिन अगर मुझे इन्होंने निकाल दिया तो कौन घर आके तकिए के गुलाफ में से डॉलर निकालेगा। सो वो डॉलर सारे अपने अपने घर भेज रहे हैं किसी और मुल्क में। सो अमेरिका के अंदर एक कैपिटल फ्लाइट बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि वहाँ पे लाखों इलीगल लोग रह रहे हैं। सो इस असना में जहाँ पे इतनी कैपिटल फ्लाइट चल रही थी, उसमें इसको डबल डाउन करना, डोनाल्ड ट्रंप साहब का आके कहना कि जो प्रोफेशनल कैटेगरी में आए हुए अब मैं उनको भी ये बड़ी ब्रेव मूव है, बड़ी ब्रेव है सर। उनका जो प्रेसिडेंसी का उनका जो मेजर एक कंपोनेंट है वो ये है कि जी मैं अपने डोमेस्टिक वर्कर को एम्पावर करना चाहता हूँ कि जो फॉरेन लोग आए हैं लीगली और इलीगली, उनको डिस्करेज करके अपने लोगों को पॉवर्टी से ऊपर निकालना है। ना कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है, बट जो उनका स्किल्ड लेबर है कि वो अमेरिका में ही रहें, अमेरिका में ही काम करें, यहीं कमाएं, यहाँ अपनी ज़िंदगियाँ बनाएं। और जो फॉरेन लोग हैं वहाँ पे उनका एक बिल्कुल एक इस एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्टांस है उनके ऊपर। अब वो कितना क्या कहना चाहिए सही है या गलत है, ये तो एक अलग डिबेट है। बट इस स्टेप से, जिसको आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये ब्रेव मूव है कि वो डबल डाउन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं ना जाए, बट सर इसका जो फॉल आउट होगा इंडिया में, अभी नहीं, इवेंचुअली, क्योंकि बहुत लोग इस वीज़ा पे हैं, उनको तो नहीं आप बाहर निकालेंगे, बट इनका रिन्यूअल्स जो होगा, जो इनका रिन्यूअल होगा, वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक चीज़ है जो होने को जा रही है। सर यहाँ पे हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर, हम ब्रेक लेते हैं और इस कॉन्वर्सेशन को आपको पॉइंट उसके बाद लेते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले बात हो रही थी जो ट्रंप साहब का नया H-1B वीज़ा के ऊपर एक चेंजिंग आई है, उसके अंदर $1000 से उसकी $1,00,000 फीस कर दी। जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। और अगेन हमने पहले ये बात तो कर ली थी कि अमेरिका के अंदर डोमेस्टिक पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बात क्यों की है, ये चीज़ क्यों की है, बट इंडिया के ऊपर जिसका इफेक्ट आएगा वो बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होगा ये जब तक ये चीज़ रहती है। और उसकी वजह ये है कि एक तो जो लोग वहाँ ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, ज़ाहिर है, जैसे मैंने कहा, ये वीज़ा कोई ताहियात टाइप तो नहीं होता वीज़ा कि जब तक आप काम कर रही हैं इसके रिन्यूअल्स होते हैं, आपको वीज़ा रिन्यू कराना पड़ता है। तो अब वो कंपनी जिसने $1000 पे एक एम्प्लॉई को रखा हुआ था, अब उनको उसको वीज़ा रिन्यू करने के लिए $1,00,000 देना पड़ेगा। इट एक्चुअली मीन्स के उसकी वर्थ क्या रखती है कंपनी के $1,00,000 खर्चने को तैयार नहीं। मैं ये नहीं कह रहा ऐसे लोग नहीं होंगे, ऐसे लोग बिल्कुल होंगे मौजूद जिनके बगैर उनका काम नहीं चलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिससे फिर वो कंपनी शायद मजबूर हो कि जिसको वीज़ा शख्स को नहीं चाहिए उसको एम्प्लॉय में $1,00,000 होता है। जी बिल्कुल, इंडिया के ऊपर तो इसकी इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होंगी। और वो बल्कि ट्विटर पे अब जो मैं कुछ जज्बाती किस्म के इंडियंस के ट्वीट्स पढ़ रहा हूँ
उसमें तो उन्होंने वो बताना शुरू कर दिया है कि इससे इंडिया को फ़ायदा पहुंचेगा और अमेरिका को नुकसान पहुंचेगा। वो तो 12th जनरेशन वॉरफेयर पे चले गए हैं। लेकिन ये है कि इसकी जो वैसे इम्प्लीकेशंस ओवरऑल हैं वो अमेरिका पर, उन पर मेरे ख्याल में बात होनी चाहिए। और मैं मतलब ज़ाहिर एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं ये इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि अमेरिका क्या सोच रहा है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका ने जो अपनी ग्रेटनेस आज तक बनाई है वो इसी वजह से बनाई है कि पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी टैलेंट होगा तो वो अमेरिका पिक कर लेगा और अमेरिका उसको अपने पास ले आएगा, उसका ख्याल रखेगा, उसको अमेरिकन ड्रीम जैसे आपने कहा वो उसको मुहैया करेगा। तो अब जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो उसके बाद इनोवेशन में जिस तरह से आज तक अमेरिका ने लीड की है, आज भी कर रहा है, क्या वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जैसे सबसे ज़्यादा मुतासिर तो इसमें इंडियंस हुए, इसमें कोई शक ही नहीं, लेकिन कुछ अब हम ये भी सुन रहे हैं कि चाइनीज़ भी वापस आने लगे हैं। अच्छा, वो सिर्फ H1B की वजह से नहीं आ रहे चाइनीज़, वो तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो लाख डॉलर उनके लिए क्या है। लेकिन वो और किस्म की जो पाबंदियां हैं, टैरिफ तो अभी पिछले दिन गुजरा है, चले वो तो रेसिप्रोकल हो गया, जो इन्होंने किया वही उन्होंने कर दिया। अब जिस तरह से अमेरिका ने पाबंदी लगाई कि जी यहाँ से सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं वो चाइना में नहीं जाएंगी, तो अगेन चाइना की जो सेमीकंडक्टर चिप्स की जो टेक है जो उसमें वो अभी अमेरिका के मुकाबले पर नहीं है। लेकिन अब बहुत सारे चाइनीज़ जो अमेरिका में काम करते थे वो कह रहे हैं कि हम अब फिर वापस जा रहे हैं उसको डेवलप करने के लिए। अमेरिका के अंदर जो कंपनीज हैं उन्होंने इस पर बड़ा एहतजाज किया है कि जी हमारी तो एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट थी, इससे तो आपकी हमारी इकोनॉमी पे, हमारी कंपनी के ग्रोथ रेट पे और मुल्क की इवेंचुअली इकोनॉमी पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा। चले बहुत टॉप टियर की अगर जो चिप्स हैं उस पर अगर आप एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा भी लें, लेकिन अब तो देखिए ना दौर ये आ रहा है कि AI की चिप जो है वो आपकी वॉशिंग मशीन में भी लगनी है, मोटरसाइकिल में भी लगनी है। तो वो मतलब इससे तो कोई बहुत बड़ा काम ऐसा नहीं हो सकता कि जो कोई और मुल्क फ़ायदा उठा सकता है। दूसरी तरफ फिर चाइना की जो अपनी कंपनीज़ हैं जैसे कि SMIC है, उसने अब इसकी बहुत टेस्टिंग शुरू कर दी है। वो कह रहे हैं कि अब अगर हम उनको यहाँ पर नहीं बीट कर सकते, अभी कर पा रहे तो अब हम करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका ये खुद मानता है कि जितनी चीप अफोर्डेबल एनर्जी चाइना प्रोड्यूस कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। और अब आपको पता है कि जो AI है उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसके लिए फिर अब उन्होंने नए नए यूरेनियम और इस तरह के ज़खायर ढूंढने शुरू कर दिए हैं कि हम वहाँ पर कोई अमेरिका के अंदर अब दोबारा से न्यूक्लियर बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगें ताकि उनकी बिजली प्रोड्यूस हो, उन बिजली के तहत जो है वो AI चले। सबसे बड़ा जो अमेरिका चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगाता था कि जी आप कंपनीज़ को ऑन देयर ओन चलने नहीं देते, एक कंपनी जैसे ही बड़ी होती है तो शराकतदारी कर लेती है सरकार उसके अंदर। अब आप देखें एग्जैक्टली वही अमेरिका के अंदर हो रहा है। इंटेल के अंदर $5 बिलियन डाल के अमेरिकन गवर्नमेंट हिस्सेदार बन गई है। यहाँ तक कि एनविडिया जो कि इंटेल की बेसिकली कंपटीशन था, एनविडिया ने भी उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। सो अगेन मुझे शक है कि शायद सरकार ने उनको कहा होगा कि आप इधर इन्वेस्ट करें। सो दुनिया के जो डायनामिक्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं और हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और हमें उससे सीखना चाहिए। और अब हमें भी फाइनली इनोवेशन की तरफ आना चाहिए। बिल्कुल सर, आपकी इस वाले पॉइंट को अगर देखें, जिस कंपनी ने अपने आप को अमेरिका के साथ अलाइन नहीं किया, गवर्नमेंट के साथ, फर्स्ट करें एप्पल जो है अर्ली डेज ऑफ प्रेसिडेंसी में उनका जो प्लान था इंडिया जाके वहाँ पे प्लांट लगाना, मैन्युफैक्चरिंग करनी, वो सारा प्लान खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कि जो कंपनी अमेरिका से बाहर भी जा रही है उसको वो स्ट्रॉन्ग आर्म करके अपने पास भी रख लेते हैं। और एप्पल जैसी कंपनी जो है बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये भी एक चीज़ जो है स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई हुई। दूसरा, आपने चाइना का बात की, तो सर उसके अंदर ऑटो सेक्टर जो है उसको हमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। चाइना इस वक्त जो EVs के अंदर है वो दुनिया के अंदर लीड कर रहा है। आप उनकी जो डोमेस्टिक सेल्स चाइना में देख लें, क्योंकि तमाम मुल्कों में इजाज़त नहीं अभी उन गाड़ियों को इम्पोर्ट करने के लिए, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ चेंज हो रही है। पाकिस्तान उसकी बहुत बड़ी एक मिसाल है कि आप आए दिन देखें यहाँ पे नई नई चाइनीज़ गाड़ियों, ज़्यादातर EVs या हाइब्रिड्स एटलीस्ट जो है वो लॉन्च हो रही हैं, लोग यूज़ करने सड़क पे नज़र आ रही है। तो इवेंचुअली ये ऑटो रेस के अंदर भी अभी जो रुकावटें हैं अमेरिका और चाइना के बीच में कि आपने वहाँ पे चाइनीज़ EV गाड़ी आनी मंगवानी, क्योंकि वो टेस्ला को थोड़ा फ़रोग देना चाहते हैं, इसमें थोड़ी नरमी आई है। बट इवेंचुअली तो ये दरवाजे खुल जाएंगे और ये खोलने पड़ेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट वाला देखेगा जी कि मुझे एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मिल रही है चाइना से जो आ रही है। तो इवेंचुअली आप जैसे कह रहे हैं ग्लोबल डायनामिक्स जो है वो इस किस्म की ट्रेड के अंदर बहुत चेंज होने वाली है। बिल्कुल। और आप ये देखें कि जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि जब हम ये बात कर रहे थे कि चाइनीज़ EVs की जो सेल है सॉरी वो स्काई रॉकेट कर रही हैं और टेस्ला की सेल्स नीचे आ रही हैं, तो अब इसको देखना पड़ेगा कि टेस्ला वायबल रहेगी कि नहीं रहेगी। ज़ाहिर है उनका कार बिजनेस की बात हो रही है, इसके अलावा उनका रॉकेट बिजनेस भी है, सॉफ्टवेयर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बैटरियाँ भी वो बनाते हैं।
लेकिन इसमें फिर साथ ही लोगों ने देखा कि एक सर्ज आई टेस्ला के स्टॉक्स में। अच्छा, अब ये बड़ा केयरफुली देखने की चीज़ है कि वो सर्ज इसलिए आई है क्योंकि इलॉन मस्क साहब अपने शेयर्स खुद खरीद रहे हैं। ये वही वजह है कि एप्पल स्टॉक में भी सर्ज आई है, क्योंकि एप्पल ने अपना स्टॉक, जिस तरह से वॉरेन बुफे उनको मशवरा देता था, जो कि पहले सीईओ नहीं मानते थे, अब टिम कुक साहब मान गए हैं, उन्होंने खुद खरीदना शुरू कर दिया। इसी तरह जैसे अमेजोन के बेजोस जो हैं वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं, जिसकी वजह से अमेजोन का शेयर नीचे है। सो एक कंपनी की ग्रोथ की वजह से उसका शेयर ऊपर जा रहा है इज समथिंग एल्स, और कंपनी बाय बैक करना शुरू हो गई है अपना शेयर, उसकी वजह से उसकी प्राइस ऊपर जा रही है। दे आर कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स। और बिल्कुल सर, इसके अंदर अगेन जो मामलात अभी चल रहे हैं, जैसे अमेरिका जो है उसने दो चीज़ें इफेक्टिवली की हैं। ये दूसरी चीज़ होगी। पहली चीज़ जो थी, जो आपने टैरिफ सारे किए थे, जो पहले किए फिर वापस ले लिए, फिर एक एक करके हर मुल्क को इंडिविजुअल करके किया, उसके अंदर भी इंडिया को काफ़ी पिनलाइज किया, जो है टैरिफ लगाया, 25% फाइन की मात्रा में लगाया, 50% टैरिफ है। सो ये एक बेसिकली, मैं ये नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की कोई क्या कहना चाहिए, कोई दुश्मनी है, कोई उनके जहन में दुश्मनी है इंडिया। आप इनफैक्ट हम जो पहली खबर कर रहे थे सऊदी अरेबिया वाली, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर लें। सऊदी अरेबिया जो है इंडिया के लिए उनका सेकंड बिगेस्ट जो है ट्रेडिंग पार्टनर है। एक ये बात। अमेरिका जो है उनकी एक तो ट्रेडिंग तो छोड़ दें, उनकी इंडिया की एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट जो है वहाँ पे लेबर की और बाकी चीज़ों की, स्किल्ड लेबर की, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो ये दो चीज़ें बड़ी सेपरेट हैं कि पॉलिसी साजी क्या हो रही है कि जी किसी दुश्मन नंबर क्रंचिंग को पीछे बैठ के कर रहा है, तो उसके बाद ये $1,00,000 का आया और ये 50% टैरिफ आया, ये सारा कुछ इसी तरह ही होता है। तो बारह सर ये एक बिल्कुल, मैं इसमें यही कह रहा हूँ कि इंडिया की दुश्मनी तो मतलब वो देखें ना, पाकिस्तान के साथ जंगें हुई हुई हैं, बाकी मुल्कों के साथ नहीं हुई। ये जो इंडिया बिल्कुल ठीक जा रहा था, ये जो बीच में विश्व विधाता उनके अंदर आया है ना कि हम रीजन के पता नहीं क्या है, वो ऐसी बात नहीं थी, वो जरा टू अर्ली मामला हो गए। बात सर यहाँ पे जाने हमने ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए प्लीज। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर थोड़ा आगे चलते हैं और क्रिकेट की बात कर लेते हैं। कल फिर से पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है होने को जा रहा है, और वो तो खैर जो मैच में होगा सो होगा। कल हम मैच से बिल्कुल पहले यहाँ पर मैं बोल टीवी मौजूद होंगे फॉर टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन कुछ चीज़ें उससे पहले जो हुई हैं इस मैच से पहले बिल्डअप के। जिस दिन पाकिस्तान और यूएई का मैच था, तो उधर हम यहाँ पर में जैसे हम रेडी हो गए थे मैच देखने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था क्योंकि दोनों टीम्स के लिए मेक और ब्रेक था कि वो सुपर फोर्स में आते हैं नहीं आते। तो लेकिन ऐसे हुआ कि हमें पता चला कि जब होटल से रवाना होना था पाकिस्तान टीम ने, तो उनको रोक दिया गया और उनको कहा आप वापस कमरों में चले जाएं। और फिर जो पीसीबी के इस वक्त के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब और फॉर्मर चेयरमैन जरमीज राजा साहब और नजम सेठी साहब एक मीटिंग, आकिब जावेद साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे, और मीटिंग चल रही थी कि ये जो सारा मामला हैंडशेक वाला हुआ, और जो उसके अंदर मेन इन्वॉल्व थे, इंडियन टीम तो थी, लेकिन जो रिचर्ड पाइक्रॉफ्ट हैं जो कि उस मैच के मैच रेफरी थे, और पता ये चला कि जो ये यूएई वाला मैच होने को जा रहा है उसके अंदर भी वही मैच रेफरी है। तो अब उसके बाद ये था कि जी फिलहाल मैच नहीं हो रहा, और फिर बाद में पता चला कि मैच जो है 1 घंटा आगे हो गया, ताख़ीर हो गया, और मैच फिर हुआ ऑब्वियसली। लेकिन मैच से बिल्कुल पहले एक जो थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तीनों जो इस वक्त के और साबिक चेयरमैन थे उन्होंने की, और उससे पहले ये मनाजर हमने देखे कि जो पाइक्रॉफ्ट साहब हैं वो बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अमले के साथ, उसमें समान अली आगा थे, हम हमारे कोच थे। उसके बाद ये फिर पता चली बात कि जी उन्होंने हमारी टीम के साथ एक माजरत भी की, और उसके बाद ये कहा गया कि आईसीसी जो है इस मैच जो इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच था उसके अंदर एक बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेशन करेगा, और उस इंक्वायरी जो है उसके तहत ये बात सामने आएगी कि अब आगे लाएमल क्या होगा इस चीज़ के ऊपर। अभी तक उस इंक्वायरी के ऊपर कोई अपडेट नहीं है, ना ही पता चला है कि आईसीसी का इसके ऊपर क्या स्टांस है। एक खामोशी है बेसिकली, लेकिन मैच इस खामोशी के बायस कल के दिन हो रहा है। तो कल का मैच जो है वो एक मैच की हद तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फॉर्मेट के अंदर ये जो पाकिस्तान है ये बाकी तीनों टीमों के साथ खेलेगी मैच, और अगेन कल के मैच के आउटकम इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप फाइनल में जाते या नहीं जाते। तो बड़ा एक अच्छा मैच उस लिहाज से बहुत ज़रूरी है। लेकिन एशिया कप की हद तक आप कहें तो ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान का नॉकआउट किस्म का एक मैच है। बट दैट बीइंग सेड, मैच के अंदर जो पॉलिटिकल मामलात जो हैं जो इर्द गिर्द अब इकट्ठे हो गए हैं,
अब उनकी बेसिस पे हमने सिर्फ देखना है कि कल प्लेयर्स के ऊपर क्या प्रेशर होगा, इंडियन प्लेयर्स पे क्या प्रेशर होगा, हैंडशेक वाले मामलात फिर से उसी तरह रहेंगे, जो मैच रेफरी होंगे वो पिछले मैच की तरह आया आके इन्फॉर्म करेंगे पाकिस्तानी कैप्टन की, टॉस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पोस्ट मैच हैंडशेक्स नहीं होंगी। अब कल का दिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल अनफॉर्चुनेटली, बहुत अनफॉर्चुनेटली, ये बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं रही, वो तो होगी जो आपके 40 ओवर खेले जाएंगे उनके ऊपर होगी, लेकिन उससे पहले और उसके बाद जो चीज़ें होंगी, ये पूरा मैच उनके इर्द गिर्द घूमेगा। जी बिल्कुल सर। अच्छा देखिए, उस दिन जो 14 तारीख का मेरे ख्याल में मैच था ना, तो उसमें 2 मसाइल हुए हैं। अच्छा, एक मसला ऐसा था जिस पर मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को आवाज़ उठानी चाहिए, जितनी आवाज़ उठा सकता है उठानी चाहिए। अगेन उस पर बॉयकॉट तो बेशक ना करें, लेकिन आवाज़ उस पर उठानी चाहिए। और वो था कि जो सूर्या, जो उनके कैप्टन है स्काई, उनका जो पोस्ट मैच बयान था जिसमें उन्होंने जंग की बात की, फ़ौजों की बात की, इसके ऊपर पाकिस्तान को एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि क्रिकेट में ये प्रेसिडेंट मौजूद है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट के ऊपर फाइन्स हो चुके हैं। तो इस पर अगर सूर्या कुमार को, यादव को फाइन नहीं होता तो ये एक बहुत बड़ा धब्बा है आईसीसी के ऊपर, मुनाफकत का। और इसलिए पाकिस्तान को इस पे आवाज़ खड़ी करनी चाहिए। अगेन मेरा नहीं ख्याल, अगर कोई मेरे से पूछे और मेरी राय गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बॉयकॉट फिर भी नहीं करना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। अच्छा, दूसरी उसमें जो मसला हुआ वो हैंडशेक्स का हुआ। अच्छा, अब हैंडशेक्स जो है ना, अगेन वेरी प्रॉब्लमेटिक इन द सेंस कि क्रिकेट के बारे में कहा ही ये जाता है कि जी जेंटलमैन स्पोर्ट है, तो आप उसके अंदर से अगर जेंटलमैनलीनेस ही निकाल देंगे तो फिर वो क्या स्पोर्ट रह गई। और इस पे संजय राजौड़ा साहब की एक बड़ी अच्छी ट्वीट थी कि जी मतलब पाकिस्तान और इंडिया की जंगें हो चुकी हैं, उन जंगों के स्टार्ट और इख्तिताम या वैसे भी कभी पाकिस्तान और इंडिया के जनरल्स भी जब मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं। तो ये कैसा इंडिया बन गया है कि जिसमें क्रिकेटर हाथ नहीं मिला रहे। अगेन हमें दुख भी होता है और हमें तरस भी आता है उनके प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि जाहिर है ये उनको ऊपर से बताया गया, वरना प्लेयर ऐसी हरकत कभी ना करे, तो उनके प्लेयर्स पे कितना प्रेशर होगा जी। जहां तक इस पे पाकिस्तान का स्टांस लेने की बात है ना, वो ये है कि देखिए सर, बॉक्सिंग में भी तो होता है ना कि एक जो बॉक्सर है वो पहले ही अगर रेफरी को बता दे कि मैंने फिस्ट बम्प नहीं करना, तो वो दूसरे को इन्फॉर्म कर देता है, तो वो फिर फिस्ट बम्प नहीं होता। अब अगर उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, ये है तो बहुत बुरी बात, लेकिन ठीक है, वो नहीं मिलाना चाहते तो फिर जाएं, फिर ना मिलाएं। जो मैं कह रहा हूं ना कि आवाज़ बुलंद करें, हर फोरम पे आवाज़ उठाएं। बाइकॉट का सिर्फ एक चीज़ होती है, और वो ये कि मुझे ये लगता है कि आप किसी कारोबार में हो, आप मुल्क चला रहे हो, आप खेल खेल रहे हो, आप कॉन्सर्ट कर रहे हो, दुनिया के जो भी आप काम कर रहे हो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट का एंड में रेजोल्यूशन भी निकलता है। और वो रेजोल्यूशन कई दफ़ा एमिकेबल होता है और कई दफ़ा लड़ाई हो जाती है और दो अलग-अलग हो जाते हैं। इन एनी केस आपको हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जी मेरी वजह से कारोबार नहीं रुकता, कारोबार चलता रहता है, लोग टिकट खरीद के आए हुए हैं, स्पॉन्सर ने पैसे दिए हुए हैं, ब्रॉडकास्टर ने राइट्स खरीदे हुए हैं, हमारी वजह से नहीं खत्म होगा, जो खराब करेंगे वो करेंगे। बिल्कुल सर। और देखिए इसके अंदर एक और एंगल भी ये है कि ये हमारी एक रिलेटिवली यंगर साइड है। इन लड़कों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो हमारे बिगेस्ट राइवल्स हैं उनके साथ पोटेंशियली ये 3 मैच खेल सकते हैं। एक तो खेल लिया, एक खेलने को जा रहे हैं, इंशाल्लाह फाइनल भी हम खेलेंगे वो जिस भी टीम के साथ हो। बट एक एशिया कप चल रहा है, उसके अंदर इनका एक एक्सपीरियंस गेन करेंगे। हार जीत अपनी जगह है, मैं कहता हूँ कि इनको लड़कों को खेलने दें। ये उस चीज़ से भी ज़ाहिर है, बॉयकॉट मीन्स कि आप वो चीज़ मुतासर करते हैं, वो कितने डिसहार्टन होंगे। एक तो दूसरा, आपने जो इंडियन प्लेयर्स पे तरस खाने वाला हमदर्दी वाली बात है, वो तो बिल्कुल मैं भी हमदर्दी रखता हूँ उनके लिए, क्योंकि ज़ाहिर है उनके ऊपर एक प्रेशर है। मैं नहीं मानता कि थे बॉलर और स्काई जैसे प्लेयर या हार्दिक पांड्या जैसे सीनियर प्लेयर जो वो ये स्पोर्ट्समैनशिप अपनी भूल गए हैं, वो अपनी उसके प्रेशर के अंदर कर रहे हैं। और लास्टली जिन लोगों को इंडियन मीडिया बेवकूफ़ बना रहा है, उनको मैं ये बताता चलूँ कि आपने जो प्लेयर से नहीं हैंडशेक की, इससे पहले ट्रॉफी सेरेमनी पे हमारे जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवीजा भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड है, उनसे उन्होंने हाथ मिलाया, तो ये उनको बेवकूफ़ी बनाया जाए। बट सर चले, ये कल के दिन जो है सारा कुछ मंजर आम पे आ जाएगा। ज़ाहिर है मुझे 100% गारंटी है पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान बोर्ड, तमाम लोग जो पाकिस्तानी क्रिकेट से मुंसलिक हैं वो सिर्फ इसको जेंटलमैनलीनेस का मुजाहरा करेंगे जो हमने आज तक किया है, जो हमने उस दिन भी किया था। जो आपको अग्रेशन और किसी किस्म की गलत चीज़ नज़र आएगी वो होगी इंडियन साइड की तरफ से। तो सर बहरहाल ये नहीं सिर्फ तमाम चीज़ें, कल मैच के लिए एक्साइटेड है हम भी, आप भी, तो वो इन्जॉय करेंगे। बाकी आज के लिए हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।